जरगों पर पाबंदी के बावजूद लाड़काना की सरकारी इमारत में जरगा हुआ। पुलिस सरपरस्ती करती रही, अंदर फैसले होते रहे। समा टीम ने पहुंचकर अंदर की वीडियो बना ली। जरगे की सदारत कोई और नहीं बल्कि GDA रहनुमा गौस बख्श महर कर रहे थे। 11 अफराद के कत्ल के बदले 2 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना तय पाया। पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में कानून मजाक बना दिया गया। लाज़मी तव्हांखे हिदायत कयो था त आइंदा लाइ हिन क़ुर पाक ते हिक ॿिए जा ख़ैर ख़्वाह थियो ऐं पंहिंजे दिलि जा बुग़्ज़ हिन क़ुर पाक ते ख़त्म थियो। पाबंदी के बावजूद सरकारी इमारत में जिरगा हुआ। पुलिस सरपरस्ती करती रही, अंदर फैसले होते रहे और फिर फैसले का बाकायदा ऐलान भी किया गया। बरादरी जो डंडो 1 करोड़ 50 लख 50 हज़ार ऐं जखराननि जो 1 करोड़ 6 लख 50 हज़ार। कत्ल के मामले पर सर्किट हाउस में होने वाले जिरगे की सदारत कोई और नहीं बल्कि GDA रहनुमा गौस बख्श महर कर रहे थे। जुर्माना तय पाया, एडवांस रकम अदा की गई, गवाहियां बदलने पर भी इत्तफाक हुआ। समा की टीम पहुंचने पर सरदार नाराज हो गए। आपकी इन चीज़ों की वजह से और गड़बड़े होती है, हमारे से न पूछे तो बेहतर है। नहीं सर, कैसे बरादरी में सुलह करवाई है? भाई अच्छी बात हुई, 2 कबीलों का बड़ा झगड़ा था, काफ़ी कत्ल वगैरह हुई थी, वो अमन हो गया उनमें। सरपंच का कहना है जल्द इंसाफ का ये बेहतर तरीका है। अंग्रेज दौर में भी अदालत बाहर मसालेहत कराती थी। कोर्टों में अगर जाते हैं तो वाकई उनको टाइम लगता है, यहाँ तो घंटों में तय मसले तय हो जाते हैं। यहाँ क्योंकि सच बोला जाता है, वहाँ तो वकील करके आदमी अपने को बचाने की कोशिश करता है। हमारे पास कोई कैपिटल पनिशमेंट तो है नहीं, हमारे पास है सुलह अगर हम कराते हैं तो मैं समझ रहा हूँ ये इस्लामी रू से सही है। 3 साल पहले घर के सामने क्रिकेट खेलने और नारेबाजी करने पर झगड़ा हुआ था जो 2 बरादरियों के तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गया था और 11 अफराद कत्ल हुए थे। लाहौर का मुस्लिम टाउन मोड़ मंशियात मोड़ बन गया। दिन दहाड़े शहर के मरकज में मंशियात फरोशी का धंधा जारी है। खवातीन स्कूल बैग्स की आड़ में नशा फरोख्त करती हैं। टीचर्स, स्टूडेंट्स और खिलाड़ी सब खरीदार हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन शहजादी। लाहौर में मौत के सौदागरों का राज। सुबह से शाम मुंशियात फरोशी सरेआम। स्कूल टीचर, स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, खिलाड़ी सब खरीदार हैं। मुस्लिम टाउन मोड़ पे खवातीन बच्चों को स्कूल बैग पहनाकर लाती हैं, फिर नशा फरोख्त करने का मकरू धंधा शुरू हो जाता है। नवीं जमात की तालबा को ये लत कैसे लगी, इसी की जुबानी सुनते हैं। अकेडमी में पढ़ती थी तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड थी एक, वो करती थी नशा, पर मुझे नहीं पता था कि वो करती है। उसने अपनी मम्मा को भी लगाया हुआ था नशे पे। मेरा उसके घर आना जाना शुरू हुआ, उसने मुझे भी लगा दिया। 2 साल हो गए नशा करते हुए मुझे। नशे की लत ने साबिक रोइंग चैंपियन को भी कहीं का ना छोड़ा। मैं रोइंग का पंजाब चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जिनेजो ने मुझे गोल्ड मेडल दिया। पुलिस वाले आते हैं 200 लेते हैं चले जाते हैं, दूसरे 200 लेते चले जाते हैं। और कब तक ये हमारी नस्लें कैसे तबाह होंगी? इस सूरत हाल पे पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है, जबकि दीगर जिम्मेदार इदारे भी मौत के इस कारोबार से आंखें बंद किए हुए हैं। कैमरामैन जवाद याहिया और लियाकत बशीर के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस पनामा 2 बनेगा। पेशगोई की कि मरियम नवाज की मजीद जायदादें निकलने वाली हैं। कहा फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले हैं। बिलावल भुट्टो से खुश हूँ, लोग बिलावजह जलते हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पनामा 2 बनेगा। मैं मरियम साहबा से कहना चाहता हूँ कि वो इसको पढ़ लें या पढ़वा लें किसी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। ये सारे इनके मामलात जो हैं अल्टीमेटली फजलुर रहमान साहब आपके खाते में पड़ने जा रहे हैं। आप नुकसान में रहेंगे। ये बड़े समझदार लोग हैं, पहले भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ होगा। इसराइल की आप रैली करने जा रहे हैं, ओ बाबा किसी की जुर्रत है इस मुल्क में इसराइल को तस्लीम करें। मैं अपने से बड़ा काम नहीं करता और किसी का काम नहीं करता। मुझे जो इमरान खान ने वजीर दाखिला की हैसियत से जिम्मेदारियां सौंपी हैं वो करूँगा, उसमें किसी और को मुदाखलत नहीं करने दूँगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात ने ब्रॉडशीट मामले पर चेयरमैन नैब को तलब कर लिया है। हुकूमती अरकान की मुखालिफत। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कमेटी के इख्तियार पर ही सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद से देखिए
आदिल तनूली की रिपोर्ट। दूसरों को बुलाने वाले का खुद बुलावा आ गया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी इत्तलाआत ब्रॉडशीट मामले पर चेयरमैन नैब को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ का कहना था ब्रॉडशीट की वजह से पाकिस्तान की आलमी सतह पर बदनामी हुई, करोड़ों रुपए किस वजह से बाहर गए। नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को कमेटी में आकर बताना पड़ेगा। अरबों रुपया नैब डिपार्टमेंट से ब्रॉडशीट कंपनी को गया है, कोई जस्टिफिकेशन दें कि किस बुनियाद पे इन्होंने दिया, नैब ने उसके साथ एग्रीमेंट क्यों किया। हुकूमती अरकान ने चेयरमैन नैब की तलबी की मुखालफत कर दी। वजीर इत्तलाआत शिबली फराज ने कमेटी के दायरे इख्तियार पर सवाल भी उठा दिया। कहा इंफॉर्मेशन कमेटी का नैब से क्या काम, कल को चेयरमैन वापडा को भी बुला लेंगे। इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की कमेटी में नैब के चेयरमैन को बुलाने की बात मज़ाक़ खेज़ है। इनका बुनियादी मकसद है हर उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना या उसका गलत इस्तेमाल करना जिसमें कि नैब को अंडर प्रेशर लाया जाए। पीटीआई के रुकन फरक हबीब भी शिबली फराज के हम आवाज बने। अलबत्ता जियाली रहनुमा नफीसा शाह चेयरमैन कमेटी के हक में बोल पड़ी। कहा जावेद इकबाल को बुलाने में कोई हर्ज नहीं, नैब फोबिया अब खत्म होना चाहिए। पीडीएम बैरूनी एजेंडे पर चल रही है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने भारत और इसराइल के पाकिस्तान मुखालिफ ग्रेटर गेम का भांडा फोड़ दिया। दावा किया कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं। आज़ाद बलोचिस्तान का नारा हो, मज़ार क़ायद की बेहुरमती या नामूसे रिसालत के कानून में तरमीम की कोशिश, सब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुआ। रोजाना की बुनियाद पे तफरीह मुहैया करते हैं और इनके बयानात आपके सामने। टीवी खेल रहे हैं सारा दिन, लेकिन असल जो पाकिस्तान के इशूज है उसके ऊपर बहस ही नहीं हो रही। इस तरह इंडिया इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। EU डिसइंफो की रिपोर्ट पढ़ी है और फिर 20 सितंबर से आज के दिन तक पीडीएम के स्टेट से दिए जाने वाले बयानात, अजीत दोवल के बयानात, इंडिया इसराइल का ग्रेटर गेम प्लान, आजाद बलूचिस्तान का नारा, मज़ार क़ायद की बेहुरमती, कराची में उर्दू जुबान वालों के खिलाफ जहर उगलना, पंजाब जाके लाहौर में लाहौरियों की तस्लील करना, खैबर पख्तूनख्वा जाके लड़ा और बर का नारा लगाना, किसकी सोच, किसके बयानिए और किसको निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ की लंदन में लॉबियस्ट से मुलाकातें होती है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और एक करप्ट को डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक चैंपियन के तौर पे पेश करना। अजीत दोवल के किरदार को देख लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान की उससे मुलाकात को देख लीजिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात क्यों हुई, किस हवाले से हुई और किन नुकात पे बहस हुई, और क्यों नवाज शरीफ ने वफद इसराइल भेजा। पिछली हुकूमत में उन्होंने जिस तरह खत्म नबूवत कानून में तरमीम की कोशिश की थी, याद है आपको। जंग बहुत बड़ी है और जो किरदार आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो मोहरे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में क्या करता है। इस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाए तो वो क्या होंगे। पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है। फॉरेन फंडिंग केस पे वाज़े तरीन जो सबूत हैं और शवाहिद हैं, उसके बावजूद भी फैसला नहीं आता। अगर आइंदा मुल्क में इलेक्शन भी इसी ने कराया, इलेक्शन कमीशन है, तो वो क्या इलेक्शन हो। एहतसाब के नाम पे पहले भी अब ये बताते रहे हैं, महज इंतकाम लिया गया है। बुरे तरीके से एहतसाबी अमल एक्सपोज हुआ है कि इसके बाद इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। सारा एहतसाब जो है ये पाकिस्तान में अपोजिशन के लिए है। जब ये जादू का महल गिरेगा उसके मलबे के नीचे ये एहतसाब भी गिरेगा। अपोजिशन गिरती नहीं है क्योंकि वो खड़ी जमीन पे होती है, गिरना उसने होता है जो ऊपर होता है। अब वज़ीर आज़म साहब को याद आया कि लाइव कवरेज हो, 6 साल से वो फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपे हुए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, ये सिर्फ काउंटर करने के लिए दिया ना। बिजली ₹1.95 महंगी होने जा रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने ऐलान कर दिया। वो कहते हैं कि 2019 तक 227 अरब रुपए की बारूदी सुरंग विरसे में मिली। 2023 तक रकम बढ़कर 1455 अरब तक हो जाएगी। नून लीगी दौर के मुआहिदों का नुकसान मुल्क भुगत रहा है। इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये ₹1.95 का है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे, उस पे हम लोग करें तो ये 8 और 9 रुपए ज्यादा होना था।
मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की, यानी महंगाई के सताए अवाम को अब बिजली मजीद महंगी मिलेगी। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा 227 अरब रुपए की बारूदी सुरंगें विरसे में मिली। गुज़िश्ता हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी मुआहदे किए, जिसकी वजह से बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दानिस्ता तौर पे बदनीयती के साथ ये मुआहदे किए और ये कारखाने लगाए और गलत फ्यूल मिक्स के साथ लगाए। वफाकी वजीर असद उमर ने भी कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत को ठहराया। ये तमाम जो सर्कुलेटर जो बढ़ रहा है उससे 450 अरब जो वो छोड़ के गए थे सालाना, जो उससे बढ़ रहा है, सिर्फ वो एक चीज़ उससे ज़्यादा है। तो इसका जवाब आपको ख्वाजा आसिफ देंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ देंगे, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी देंगे। असद उमर का कहना था टैरिफ में इजाफे से 200 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। और मुआविन खुसूसी ताबिश गोहर कहते हैं कि IPPs के साथ मुआहदे आखिरी मराहिल में हैं। नए मुआहदों से आइंदा 20 सालों में 836 अरब रुपए की बचत होगी। चंद साल में बिजली 1 से 2 रुपए फी यूनिट सस्ती होगी। 53 IPPs जो तकरीबन 8000 मेगावाट के लगभग हैं, उनके साथ एक MOU पे दस्तखत हुए थे, जो अब आखिरी मराहिल में है, हतमी मराहिल में है, और इंशाल्लाह चंद एक रोज़ में वो पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे। उसके तहत अगले 20 सालों में 836 अरब रुपए की का बोझ कम होगा इस सेक्टर के ऊपर, और 20 से 25% तक रियायत IPPs रज़ा कराना तौर पे उस पर आमादा हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस हुकूमत की। उम्मीद करते हैं कि बिजली के निर्खों में 1 से 2 रुपए फ़ी यूनिट की कमी आएगी अगले चंद सालों में। पाकिस्तान को जुलाई से दिसंबर तक बैरूनी कर्ज और इमदाद की मद में 5 अरब 68 करोड़ डॉलर के वसाइल हासिल हुए। 2 अरब 92 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का कर्जा अदा किया गया। शकील अहमद की रिपोर्ट। आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए दिल खोल कर माली ताउन। 6 माह के दौरान 5 अरब 68 करोड़ 80 लाख डॉलर के बैरूनी वसाइल हासिल। चीन ने सेफ डिपॉजिट की मद में 1 अरब डॉलर फ्राहम किए। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक मौजूदा माली साल 12 अरब 23 करोड़ डॉलर के तखमीने में से अब तक 46% फंड्स मुंतकिल हो चुके हैं। 1 अरब 63 करोड़ डॉलर बजट सपोर्ट, जबकि 75 करोड़ 40 लाख डॉलर तरक्याती मंसूबों के लिए मिले। ADB ने 1 अरब 12 करोड़ डॉलर, जबकि आलमी बैंक ने 74 करोड़ 40 लाख डॉलर फ्राहम किए। अमेरिका ने 7 करोड़, फ्रांस 3 करोड़ 43 लाख, जबकि चीन ने 9 करोड़ 54 लाख डॉलर का कर्ज दिया। 6 माह के दौरान हुकूमत ने 10 अरब 36 करोड़ डॉलर वाजिबुल अदा कर्ज में से 2 अरब 92 करोड़ 40 लाख डॉलर वापस कर दिए। शकील अहमद, समा। कराची में JUI का इसराइल मुखालिफ मार्च जारी है। पार्टी रहनुमा हो या कारकुनान, सब ने लियारी एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स दिए बगैर सफर किया। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी रही। मजीद तफसील बता रहे हैं सलमान अहमद। जमियत उलमा इस्लाम का कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च। क्या कायदीन, क्या रहनुमा, जिसका बस चला कानून की धज्जियां उड़ा दी। JUI रहनुमा राशिद महमूद सोमरो की कयादत में कारकुनान लियारी एक्सप्रेसवे का टैक्स अदा किए बगैर निकल गए। पाबंदी के बावजूद मोटरसाइकिलें, रक्शे सभी एक्सप्रेसवे पर दौड़ते नजर आए। इंतजामिया बेबसी की तस्वीर बनी रही। मजबूरी है भाई, इतना बड़ा रेल है, उनको कौन रोक सकता है अभी, तो इसलिए मजबूरन हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले JUI के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सोमरो और रहनुमा मौलाना गयास मीडिया को अपनी अपनी मर्जी के रूट बताते रहे। यहाँ से हम लियाकताबाद से हसन स्क्वायर से पुरानी सब्जी मंडी, जेल चौरंगी, वहाँ से मज़ार कायद। नहीं, लियारी एक्सप्रेस। दोनों रहनुमाओं की नाकिस हिकमत अमली की वजह से कारकुनान चकरा कर रह गए। 2 बार रैली के शुरका लियारी एक्सप्रेसवे से यू टर्न लेकर सोराब गोट पहुँचे। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। JUI के मिलियन मार्च के बाद शदीद ट्रैफिक जैम हो गया, जिसमें फंसा एक शख्स पैदल अस्पताल जाने पर मजबूर हो गया। शहरी ने समाज से बात करते हुए सवाल उठाया कि ये कौन से हुक्मरान हैं जो सड़कों को बंद कर देते हैं। जो सियासी लोग हैं ये पब्लिक को ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, कोई कह रहा है जी अवाम ताकत का सरचश्मा है। यहाँ पर तो अवाम महकूम और ग़ुलाम हैसियत में खड़े हुए। मैं एक मरीज़ हूँ,
मैं एम्बुलेंस में जा रहा था कि ये मेरी जो हड्डियों का एक्सीडेंट हुआ है, मैंने अस्पताल में जाके अपना रीचेकअप कराना था, मुझे मजबूरन जो है एम्बुलेंस से नीचे उतरना पड़ा। अब मैं पैदल जाऊँ। ये लोग जो हैं अगर अपनी कोई इज्तिमाई कुव्वत का मुजाहरा करना चाहते हैं, इनके लिए कोई मैदान मुख्तस कर दिया जाए और इनके लिए कोई रोड मुख्तस कर दिया जाए ताकि हमेशा के लिए आवाम की इन लोगों से जान छूटे। खुदा के लिए आवाम के ऊपर रहम कर दे। इनके लोगों ने ट्रैफिक का निज़ाम रोका हुआ है। क्या ये हुकूमत है? आवाम से ये ताकत और इनकी हुकूमतें बनती है, लेकिन आवाम को ये क्या दे रहे? इस ट्रैफिक DIG से पूछो और इस वज़ीर आला से पूछो कि महकूम और गुलाम आवाम जो है 4 सिपाहियों के सामने जंजीरों में बंधी हुई खड़ी है। नैब कवानीन में तरमीम के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आला सतह का राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अपोजिशन को नैब कवानीन में तरमीम की पेशकश कर दी है। तो ये बहुत अहम मामला है। नैब कवानीन में तरमीम के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आला सतह का राब्ता हुआ है। ज़राए ऐसा बताते हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन को नैब कवानीन में तरमीम की पेशकश कर दी है। तो अपोजिशन की जानिब से मुतालबा बारहा किया गया है कि नैब कानून में तरमीम की जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से पहले इस मामले के ऊपर कोई भी पेशरफ सामने नहीं आई थी। हुकूमत की जानिब से हर बार इनकार ही किया गया था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इस अहम मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आला सतह का राब्ता हुआ है। ज़राए ऐसा बताते हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन को नैब कवानीन में तरमीम की पेशकश कर दी है। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ करप्शन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नैब को वादा माफ गवाह मिल गया। ठेकेदार अमजद हुसैन ने सब बता दिया। मुराद अली शाह के खिलाफ मजमूई तौर पर 125 गवाहान तैयार। समा ने मुकम्मल फहरिस्त हासिल कर ली है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। सिंध के वड्डे साईं की मुश्किलात बढ़ गईं। ओमनी ग्रुप की जानिब से जाली अकाउंट्स की रकम पर फ्रंट कंपनी खड़ी करने और फिर मुराद अली शाह के जरिए उसी कंपनी को नूरियाबाद पावर प्लांट्स के ठेके दिलवाने का रेफरेंस। वादा माफ गवाह ने सब कुछ उगल दिया। समा को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर अमजद हुसैन वादा माफ गवाह बन चुके। गवाह के मुताबिक टेक्नोमैन काइनेटिक्स नामी कंपनी को बोली के अमल में हेरा फेरी से नवाजा जाता रहा। बोली का अमल मुकम्मल करने वाली कमेटी के रुकन मेंबर नेपरा महमूदुल हसन जानते थे मुराद अली शाह सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। नूरियाबाद प्लांट्स को सिर्फ 7 किलोमीटर की लाइन के जरिए पेस्को के साथ मिलाया जा सकता था, लेकिन 85 किलोमीटर की लाइन का ठेका देकर के इलेक्ट्रिक से मिलाया गया। वादा माफ गवाह समेत कुल 125 गवाहान अदालत में पेश होंगे। नैब के मुताबिक टेक्नोमैन काइनेटिक्स वजीर आला सिंध की मंजूर नजर कंपनी है। GIT रिपोर्ट में इसी कंपनी की जानिब से $33 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग से दुबई भेजने का इंकिशाफ भी मौजूद है। फ्रंटमैन का किरदार अदा करने वाली इसी कंपनी के 2 डायरेक्टर्स इतराफ जुर्म के बाद 2.5 अरब की प्ली बारगेन भी। पाव का 27 किलो कैसे बनता है ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, कराची से मुदस्सिर नजीर ने एक ऐसी स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको चौंका देगी। तो ये रिपोर्ट देखिए। आपका मोबाइल फोन 5 किलो का है? नहीं, आपका मोबाइल फोन 22 किलो का है। जी नहीं, आपका मोबाइल फोन शायद 27 किलो का है। क्या मोबाइल फोन का वजन इतना होता है? जी हाँ, जब मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल हो तो इसका वजन इतना ही होता है। ये ऐसी डिवाइस है जो होती तो हाथ में है, मगर इसका वजन कंधों पर आता है। जितना चाहें इसको सर पर सवार करें और अपनी सेहत का सत्यानाश करें। अब आपको ले चलते हैं एक्सरे रूम में और दिखाते हैं कि कैसे एक पाव से कम का ये मोबाइल फोन 27 किलो का हो जाता है। अगर मेरी गर्दन की पोजीशन 0 डिग्री पर हो और मेरे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तवील हो तो मेरी गर्दन, पट्ठों और रीढ़ की हड्डी पर तकरीबन 5 किलो वज़न आएगा। और अगर मेरी गर्दन की पोजीशन तकरीबन 45 डिग्री पर हो और ये वज़न 22 किलो बन जाएगा। और अगर मेरी गर्दन की पोजीशन बढ़कर तकरीबन 60 डिग्री पर आ जाए तो ये वज़न 27 किलो हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक मोबाइल फोन आपकी रीढ़ की हड्डी को तबाह कर सकता है और दबाव के बाइस सर दर्द से लेकर पेट के मसाइल को बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है। जदीद दौर की इस बीमारी को टेक्स नेक का नाम दिया गया है।
फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं मोबाइल फोन के मुस्तकिल और गलत इस्तेमाल से बड़ों के साथ साथ बच्चों में पट्ठों की बीमारियों में तेजी से इजाफा देखने में आया है। टैबलेट्स के ऊपर या मोबाइल फोन के ऊपर काम करने बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें मुब्तला हो गए हैं, बेइंतहा हर वक्त सर झुका के रखते हैं। और फिर शायद कभी किसी बच्चे को आपने बोला कि बेटा सीधा होकर बैठो, वो बोलेगा कि सीधा होकर बैठने में तकलीफ होती है मुझे, वो उसी को अडॉप्ट कर लेंगे। हमें काम ज़्यादा मिलता है और वो यहाँ लैपटॉप में देख के करना होता है, और जब पढ़ लेते हैं यहाँ पे भी दर्द होता है, यहाँ पे भी, सर पे भी दर्द होता है। मोबाइल फ़ोन का ठीक इस्तेमाल करें, अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। कैमरामैन इमरान शाहिद और फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। ना FIR कटी, ना ही महंगी गाड़ियां वापस आईं। साबिक वज़ीर बल्दियात और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर से KMC की गाड़ियों का कब्जा नहीं लिया जा सका है। नुमाइंदा समा मोहम्मद अली हफीज़ से मज़ीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद अली हफीज़, तफसील से बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर KMC लाइक अहमद ने जब चार्ज किया था तो फौरी तौर पे हिदायत जारी की थी कि जो अफराद जो है गाड़ियां वापस नहीं कर रहे KMC की, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाए जाए। लेकिन अभी तक जो है जो साबिक वजीर बल्दियात थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पीपल्स पार्टी से था, उन्होंने महंगी तरीन गाड़ियां जो है वो वापस नहीं की है। तकरीबन 14 गाड़ियां हैं महंगी तरीन, जिसमें वीगो है, टोटा करोला है, वो वजीर बल्दियात के पास है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। वो अभी तक KMC इंतजामिया जो है गाड़ियां वापस नहीं ले सकी। सबसे अहम बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत के बावजूद भी जो है किसी एक के खिलाफ अभी तक FIR नहीं करी गई। इसके अलावा जो साबिक बल्दियाती चेयरमैन से MK का ताल्लुक था, वो 9 बल्दियाती चेयरमैन से जो है वो गाड़ियां वापस कर दी। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने गाड़ियों पर कब्जा जमाया हुआ है और अभी तक वो गाड़ियां वापस नहीं कर दी। KMC इंतजामिया जो है सिर्फ बयानबाजी करी, गाड़ियां वापस देने के लिए कोई अमली ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।